लास्ट टाइम हमने 2025 वन का पेपर सॉल्व किया था और इस बार हम करेंगे 2025 फर्स्ट का पेपर। तो जैसा कि पिछले पेपर से हमें थोड़ा बहुत पैटर्न का अंदाज़ा लग ही गया था, तो इस बार हम उसी बेसिस पे पेपर को फिर से सॉल्व करना देखेंगे। एंड यहाँ पे हाँ, मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया था कि हमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, मतलब कौन से पार्ट को पहले करना है और कौन से पार्ट को बाद में करना है। सिंस यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पैसेज है हमारा, तो हम स्टार्ट पैसेज से ही करेंगे। ऑल्दो मैंने ये पैसेज करा रखा है जो पैसेज वाली क्लास हुई थी उसमें, स्टिल हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे पैसेज का। कल की क्लास में हमने सीखा भी था ओवरव्यू और रिव्यू का मतलब, तो आप उसकी मीनिंग एक बार फिर से रिकॉल कर लेना। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। हमारा जो पैसेज है वो किसके बारे में है, किसी लैंग्वेज के बारे में है और उसकी डिस्कवरी के बारे में है। पैसेज को पढ़ के देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी पता लग जाएंगी और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को भी हम डिकोड कर लेंगे। An attempt to determine the number of languages in the world is affected by other factors. A few new languages do continue to be discovered even these days as unexplored regions of the world begin to be opened up. मतलब ये लाइन ये बोल रही है कि एक अटेम्प्ट जो कि ये बता सके कि कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, उसे बहुत सारे फैक्टर्स ने अफेक्ट किया है। मतलब किसी भी लैंग्वेज के डिटर्मिनेशन में जो अटेम्प्ट है, उसको डिटरमाइन करने का जो प्रयास है, उसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी लैंग्वेज के उसके लिए, किसी भी लैंग्वेज को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो जब मैंने इसको पढ़ा एंड देखा तो मुझे ये पता लग रहा है पहली लाइन से कि हमें लैंग्वेज के बारे में बताया गया, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई ये बताया गया और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी डिस्कवरी को अफेक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है अफेक्ट, तो अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट इज़ अ वर्ब, और जो इफेक्ट होता है ना, इफेक्ट, इट इज़ अ नाउन। जैसे अब हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट सुना है? दिस मेडिसिन हैज़ नेगेटिव साइड इफेक्ट, ऐसे करके। तो हमें ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि जो हमारा अफेक्ट है वो वर्ब है। कभी कभी एरर में आ जाता है कि जहाँ पे अफेक्ट यूज़ होना होता है वहाँ पे इफेक्ट यूज़ हो गया होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि अफेक्ट और इफेक्ट में ये फ़र्क होता है। यहाँ पे अफेक्ट एज ए वर्ब यूज़ किया गया है क्योंकि वो वर्ब ही है, तो वर्ब की तरह ही यूज़ किया जाएगा। अ फ्यू न्यू लैंग्वेज डू कॉन्टिन्यू टू बी डिस्कवर्ड इवन दीज डेज एज अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बिगिन टू बी ओपन वर्ल्ड। मतलब नई नई प्रकार की लैंग्वेजेस को डिस्कवर किया जा रहा है इन दिनों में भी, क्योंकि जो अनएक्सप्लोर्ड रीजन है वर्ल्ड के वो अब धीरे धीरे खुल के बाहर आ रहे हैं। द डिस्कवरी डज नॉट यूजुअली टेक प्लेस स्ट्रेट अवे, लेकिन किसी भी लैंग्वेज की जो डिस्कवरी है वो सीधे सीधे तौर पे नहीं प्लेस करती, या फिर किसी भी लैंग्वेज की डिस्कवरी सीधे सीधे नहीं हो सकती। मतलब हमें उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। अब उसमें क्या होता है कि ऑफन देयर आर सिमिलरिटीज विद एन ऑलरेडी नोन लैंग्वेज विच मेक द इन्वेस्टिगेटर्स अज्यूम दैट व्हाट दे हैव फाउंड इज जस्ट अ डायलेक्ट ऑफ दैट लैंग्वेज। मतलब बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज़ देखी गई हैं। ऑफन का भी मतलब कल के पेपर में हमने देखा था। सो बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज़ देखी गई हैं किसी भी ऑलरेडी नोन लैंग्वेज के साथ, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर को ये मान लेना पड़ता है कि जो लैंग्वेज उन्होंने ढूंढी है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र एक डायलेक्ट है उस पुरानी लैंग्वेज का जो हम ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हैं। Only after a considerable period of contact does it transpire that the speech is so different that it has to be considered a different language. लेकिन जब कुछ पीरियड ऑफ कांटेक्ट, मतलब उस लैंग्वेज से कांटेक्ट करने के बाद कुछ टाइम के बाद हमें ये पता लगता है कि ये तो एक अलग ही बोली है और इतनी ज़्यादा अलग है कि हमें इसको एक अलग लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, जब कोई भी लैंग्वेज की डिस्कवरी होती है तो फिर जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं कि उन्हें ये लगता है कि जो पुरानी लैंग्वेज है ये बस उसका एक डायलेक्ट है, लेकिन जब उसको हम कांटेक्ट में लेके आते हैं, मतलब उसको हम अपनी नॉर्मल डेली की लाइफ में यूज़ करने लग जाते हैं, तब ये पता चलता है कि ये स्पीच तो बहुत डिफरेंट है और इसलिए इसको एक डिफरेंट लैंग्वेज के उसमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इट टेक्स अ लैंग्वेज सर्वे टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट देयर आर स्टिल मैनी कंट्रीज वेयर सच सर्वेस आर इनकम्प्लीट और हैव नॉट इवन बिगन। द पीपल मे बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेजेस मे नॉट बी। मतलब अब हम ये देखेंगे कि उस लैंग्वेज को इस्टेब्लिश कैसे करते हैं या इस फैक्ट को मानते कैसे हैं कि हाँ ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, ये हमारी पुरानी लैंग्वेज का डायलेक्ट नहीं है। तो इसके लिए एक लैंग्वेज सर्वे कंडक्ट कराया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनमें ये सर्वेस अभी भी इनकम्प्लीट से हैं या फिर शुरू ही नहीं हुए हैं।
द पीपल मे बी नोन बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज मे नॉट बी। ये बहुत अच्छी लाइन है। इसमें साफ साफ बोला गया है कि लोगों को तो हम जान सकते हैं पर उनकी लैंग्वेज की आइडेंटिटी को आज भी हम नहीं जानते, मतलब हम आज भी उससे इनफैमिलियर हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ये भी तो हो सकता है कि सामने वाले बंदे को 2-3 लैंग्वेजेस आती हों, तब हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि उसकी जो लैंग्वेज है वो कोई नई लैंग्वेज भी है। आगे की लाइन्स में यही चीज़ बताई भी गई है, बिकॉज मैनी सच पीपल आर बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। बायलिंगुअल का मतलब होता है जो 2 लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, और मल्टीलिंगुअल जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 भाषाएं आती हैं या जो 2 भाषाओं में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें ढेर सारी लैंग्वेजेस आती हैं एंड कन्वर्स विद आउटसाइडर्स इन लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका क्या होता है? मतलब कन्वर्सेशन करना अलग अलग लैंग्वेजेस में, उसको बोलते हैं लिंग्वा फ्रैंका। तो वो आउटसाइडर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वो उन्हीं की भाषा में कम्युनिकेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि कोई हाँ ऐसे मान लेते हैं कि इंडिया का कोई बाहर जाता है फॉरेन लाइक इंग्लैंड, तो वो इंग्लिश बोलना ही ऑलमोस्ट वो करता है सो दैट कि सामने वाले को लगे कि हाँ इसको ये लैंग्वेज भी आती है। तो अब वो हमारी लैंग्वेज के बारे में कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हमने तो अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज कर लिया ना वहाँ जाने के बाद। इसका मतलब यही है कि बेसिकली इस लाइन में यही बोला गया है कि हम लोगों को तो जान सकते हैं दैट समवन इज़ इंडियन, बट हाउ कैन वी नो दैट दैट पर्सन इज़ यूजिंग हिंदी? क्योंकि वहाँ फॉरेन में जाने के बाद तो अक्सर लोग इंग्लिश का ही यूज़ करने लग जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री में हम जाते हैं, अब डिफेंस में ही देख लो इंग्लिश क्यों इतनी ज़्यादा मस्ट होती जा रही है, क्योंकि ताकि हम जब बाकी कंट्रीज़ में कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करें या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो हमारे कम्युनिकेशन में, मोड ऑफ कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। यही चीज़ इस पूरे पैसेज में बताई गई है कि हम कैसे किसी नई लैंग्वेज को डिस्कवर कर सकते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आज भी अफेक्ट करते हैं उसकी डिस्कवरी में, और हमें क्यों इतनी ज़्यादा परेशानियों को फेस करना पड़ता है किसी भी लैंग्वेज को डिस्कवर करने में। ठीक है, तो एक सेकेंड, एक लाइन और बची हुई है। इट मे टेक अ वाइल बिफोर लिंग्विस्टिक कम टू रियलाइज दैट देयर इज़ एन एथनिक लैंग्वेज देयर एट ऑल। मतलब इसीलिए लिंग्विस्ट को, मतलब जो क्या बोलते हैं भाषाओं की नॉलेज रखते हैं, उन्हें टाइम लगता है ये जानने में कि यहाँ पे एक और एथनिक लैंग्वेज इवॉल्व कर रही है या फिर यहाँ पे एक और एथनिक लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि लोग तो बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल होते हैं और वो आउटसाइडर के साथ कन्वर्स करते हैं तो फिर अपनी लैंग्वेज का उनकी लैंग्वेज से एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब वही लैंग्वेज बोलते हैं जो उन्हें समझ में आ जाए। इसलिए क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज के जो लैंग्वेज की नॉलेज रखते हैं या जो लैंग्वेजेस को खोजते हैं उन्हें टाइम लग जाता है इस चीज़ को डिटरमाइन करने में कि हाँ ये जो लैंग्वेज है ये कोई नई लैंग्वेज है या फिर इसको अब कोई नई लैंग्वेज का नाम दे देना चाहिए। ठीक है, पैसेज हो गया ऑलमोस्ट। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न फॉर द डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। अब बोला गया है कि इनमें से कौन सा है जो, पहली बात तो जब भी क्वेश्चन पढ़ा करो नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करते हुए चला करो सो दैट आगे चल के दिक्कत ना हो कि इसमें गलत पूछा है या सही पूछा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है जो हमारे लिए डिफ़िकल्टी उत्पन्न करता है किसी भी लैंग्वेज को एस्टिमेट करने में। न्यू लैंग्वेजेस कंटिन्यू टू बी डिस्कवर्ड। ये तो ऊपर वाली लाइंस में खुद ही बताया गया है कि न्यू लैंग्वेजेस, देखो यहाँ बोला गया एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर। अफेक्टेड का मतलब ये है कि उस पर प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ नई लैंग्वेजेस हैं जो अब भी डिस्कवर होती जा रही हैं। और उसके बाद देर आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड रीजन। हाँ, ये भी पैसेज में साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ से इवन दीज डेज एज अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बिगिन टू बी ओपन अप। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद न्यू लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड अ डायलेक्ट ऑफ ए नोन लैंग्वेज। जो नई लैंग्वेजेस हैं क्या वो नोन लैंग्वेज का डायलेक्ट कंसीडर की जाती हैं पहले? तो हाँ, बिल्कुल की जाती हैं। जब भी कोई नई लैंग्वेज किसी भी लिंग्विस्टिक के सामने या किसी भी इन्वेस्टिगेटर के सामने आती है तो वो यही सोचते हैं कि ये किसी पुरानी लैंग्वेज का डायलेक्ट है। तो इस वजह से ये तीनों चीज़ें रीज़न हैं, लेकिन कहीं पे भी इस बात का मेंशन नहीं हो रखा है कि हाँ जो पीपल हैं वो अपनी लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज को बोलते हैं उसको क्लेम नहीं करते हैं। ऐसा तो कुछ भी इस पूरे पैसेज में बताया ही नहीं गया था और यही हमारा आंसर भी था। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि बाकी तीनों रीजंस तो ऑलरेडी मेंशन थे पैसेज में, लेकिन ये एक ऐसा रीज़न था जो मेंशन ही नहीं था हमारे पैसेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एस्टैब्लिश द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू लैंग्वेज बाय एस्टैब्लिशिंग कॉन्टेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू लैंग्वेज की बात की गई है और जब हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि इट टेक्स अ लैंग्वेज सर्वे टू एस्टैब्लिश द फैक्ट एंड देयर आर स्टिल मैनी कंट्रीज। मतलब यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि
एक लैंग्वेज सर्वे कराना पड़ता है इस बात को जानने के लिए कि वो लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही है। और इसका आंसर था डी, इसका भी आंसर डी था। ठीक, तो मतलब बेसिकली यही बोला गया कि किस चीज़ से, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम ये फैक्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि अब हमें इस लैंग्वेज को एक नई लैंग्वेज का नाम दे देना चाहिए। वो था कि हम सर्वे कराएं सारी लैंग्वेजेस का उस पर्टिकुलर रीजन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लैंग्वेज सर्वे हैव बीन कंडक्टेड बाय ऑल नेशन। नहीं, पैसेज में पहले ही बोला था कि लैंग्वेज सर्वेज जो हैं वो कुछ कंट्रीज़ में तो हो गए हैं और कुछ कंट्रीज़ में इनकम्प्लीट है और कुछ में तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। उसके बाद देयर इज़ हार्डली एनी लैंग्वेज टू डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड। हार्डली का निगेटिव सेंस में मतलब आता है, मतलब बहुत कम ही चांसेस हैं क्या कि कोई लैंग्वेज डिस्कवर की जा सके किसी वर्ड में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो कुछ पैसेज में खुद ही बोला गया है कि अभी भी बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिन्हें डिस्कवर करना बाकी है या जो हमसे अभी भी डिस्कवर नहीं हो पाई हैं। ऑल द लैंग्वेजेस आर आइदर कंप्लीट लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स ऑफ अदर मेजर लैंग्वेजेस। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब भी कोई नई लैंग्वेज डिस्कवर होती है तो इन्वेस्टिगेटर यही सोचते हैं कि ये किसी भी लैंग्वेज का डायलेक्ट है, ये उस लैंग्वेज का डायलेक्ट है, या फिर अगर हमें कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के कॉन्टेक्ट में रह के ये चीज़ पता लग जाती है कि नहीं ये एक नई लैंग्वेज है, तो हम उसको नई लैंग्वेज का नाम दे देते हैं। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही है। मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये बोला गया था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दो स्टेटमेंट तो गलत थी, ए और बी, लेकिन जब मैंने सी स्टेटमेंट देखी तो उसमें लिखा था कि जो लैंग्वेजेस होती हैं वो या तो कंप्लीट लैंग्वेज होती है, कोई कंप्लीट नई लैंग्वेज होगी, या फिर किसी पुरानी लैंग्वेज का डायलेक्ट होगी। तो बिल्कुल सही बात है, सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नो न्यू लैंग्वेज नीड्स टू बी डिस्कवर सिंस ऑल लैंग्वेजेस आर नोन टू द वर्ल्ड। ये बात गलत है। अभी भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें डिस्कवर होने की ज़रूरत है और जो डिस्कवर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। The people may be known but the identity of their language may not be। मीन्स इस लाइन का मतलब क्या है? मैंने पैसेज को पढ़ते टाइम उस लाइन को हाईलाइट भी किया था क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट थी, पढ़ने के बाद ही लग गया था। ऐसे ना जो इन्वर्टेड कॉमा में चीज़ें होती हैं वो मोस्टली पैसेज में कहीं ना कहीं उससे एक क्वेश्चन आया ही हुआ होता है। इसीलिए बोलती हूँ जब पैसेज को रीड किया करो तो इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन करते हुए चला करो। पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप but not necessarily their language. People are recognized as different ethnic groups and their language is recognized. People are not recognized as different ethnic groups and so are their language. Because the people are not from different ethnic groups and their language is recognized. देखो, मैंने इस लाइन का मतलब पैसेज में भी बताया था, फिर से बता देती हूँ कि लोगों के बारे में तो हम जान सकते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज के बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए। तो इसका आंसर है ए, पीपल आर रिकग्नाइज्ड एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स बट नॉट नेसेसरली देयर लैंग्वेज। मतलब जब तक हम उस लैंग्वेज के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हमें नहीं पता चल सकता कि ये लैंग्वेज ये लैंग्वेज हमारी, मतलब इनकी ये लैंग्वेज है जो कि हमारी लैंग्वेज से डिफरेंट है। उसके लिए हमें उनके टच में रहना होगा, लेकिन हम किसी भी एथनिक ग्रुप को रिकग्नाइज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस, लुक्स, या फिर ये कह लो कि उनके क्लोथिंग सेंस या फिर उनके कल्चर के हिसाब से हम अलग अलग एथनिक ग्रुप को तो रिकग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन उनके लैंग्वेज के बारे में तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हम उनसे कॉन्टेक्ट ना करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स कम टू बी नोन? कम टू बी नोन किस वर्ड का मीनिंग है इस पैसेज में? वो ट्रांसपायर का मीनिंग होता है। ट्रांसपायर का मीनिंग ये होता है कि कम टू बी नोन मतलब ऐसी चीज़ जो अब जानी जाने लगी है। लिंगा फ्रैंका का मतलब बता ही दिया था। स्ट्रेट का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरिएंट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वो पैसेज सबको क्लियर ही होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं, बहुत बेसिक से देखेंगे, मतलब जितनी नॉलेज है हमारे पास बस उसी का यूज़ करेंगे। और ऑलमोस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम आराम से कर सकते हैं। बस हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही जाएगा। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कर देंगे। ठीक, अब हम आते हैं। चारू सेड टू हर फ्रेंड आई वॉन्ट टू बी हियर एट 6 PM टुमारो फॉर द मीटिंग। चारू ने अपने फ्रेंड को बोला आई वॉन्ट टू बी हियर एट 6 PM टुमारो फॉर द मीटिंग। अब इसको जब हम देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि चारू ने अपने फ्रेंड को कोई एक बात बताई है कि हाँ मुझे 6 PM तक यहाँ पे आ जाना है एक मीटिंग के लिए। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शंस पे जब हम जाते हैं
तो हमें पता लगता है कि चारू टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वॉन्टेड ही हर टू बी, एक सेकेंड, इस सेंटेंस का मीनिंग मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। चारू सेड टू हर फ्रेंड आई वॉन्ट यू टू बी हियर एट 6 PM टुमारो फॉर द मीनिंग। मतलब चारू अपने दोस्त से बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ चाहती हूँ, मतलब मैं तुम्हें यहाँ 6 बजे तक देखना चाहती हूँ कल मीटिंग के लिए। अब चारू, वैसे हमें हिंदी मीनिंग निकालने की कोई नीड नहीं होती क्योंकि हमारा पेपर आराम से हो जाता है इंग्लिश का, तो उसके लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ की मीनिंग डिकोड करें। आपको बस मेनली पैसेज का मीनिंग डिकोड करना आना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ पेपर को, तो मैं तो मीनिंग बताती हुई चलूँगी सो दैट आपको रेफरेंस मिल सके, लेकिन आपको बहुत आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप करोगे तो आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव गलत नहीं होगा। एंड जितना मुझे पता है सब ने पढ़ ही रखा होगा, बस थोड़ा बहुत आपको उसी नॉलेज का एप्लीकेशन करना यहाँ पे हम सीख रहे हैं। तो चारू टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वांटेड हर टू बी देयर एट 6 PM फॉर द नेक्स्ट डे फॉर द मीटिंग। ठीक है, सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। चारू टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वांटेड हर टू बी हियर एट 6 PM टुमारो फॉर द मीटिंग। देखो जो टुमारो है ना, वो नियर शोइंग वर्ड है, उसको हम फार शोइंग वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, उसका मतलब हो जाए, उसका चेंज होकर क्या बनेगा, द नेक्स्ट डे। तो हमारा बी आंसर नहीं हो सकता। चारू रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड, यहाँ पे रिक्वेस्ट जैसा कुछ भी नहीं था, ये तो ऐसे लग रहा था कि उसने या तो कोई नॉर्मल सा सेंटेंस बोल दिया या फिर अपनी फ्रेंड को ऑर्डर दिया है, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब चारू टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी विल वॉन्ट हर टू बी हियर। देखो कभी भी ना, अगर मेरे पास रिपोर्टिंग वर्ब मेरी प्रेजेंट या फ्यूचर में है ना, तो वो पास्ट में ही चेंज होगी हमेशा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रेजेंट या फ्यूचर में चेंज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक, अब आते हैं हम 7th नंबर क्वेश्चन पे। नितिन सेड टू हिज ब्रदर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़। देखो जब भी ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो जब हम चेंज करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद उसमें चेंज करेंगे, तो उसके बाद की सारी चीज़ों को पता है किस में लिखेंगे, प्रेजेंट में लिखें, सॉरी उसके बाद की सारी चीज़ों को असर्टिव सेंटेंस में लिखेंगे। मतलब जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उसमें, जैसे अगर मेरे पास निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको मैं किस में लिखूंगी, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के बाद। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है नितिन सेड टू हिज ब्रदर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज़। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सेंस आ रहा है क्वेश्चन को पढ़ के। नितिन वंडर टू हिज ब्रदर दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट वॉज। नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया जब हम चेंज करेंगे ना, तो हम दैट के बाद की सारी चीज़ों को असर्टिव सेंटेंस में लिखेंगे। असर्टिव सेंटेंस मतलब हमारी जो चीज़ें होंगी वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगी ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होंगी, ना कि वो उस वे में लिखी जाएंगी जिस वे में हमारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नितिन वंडर्ड बिफोर हिज ब्रदर दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। कोई दिक्कत नहीं है, पर होल्ड करके रखते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। नितिन एक्सक्लेम दैट इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। इट इज़ नहीं होगा, वॉज होगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में ही जाएगा। नितिन आस्क्ड टू हिज ब्रदर, गलत है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कन्वर्ट फ्रॉम। अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट व्हाई दे हैड बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि टीचर इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है, उसको हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स, या तो इसकी जगह पे सेड आएगा या फिर आस्क्ड खुद ही आ जाएगा। तो देखते हैं। द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स व्हाई वर दे कीपिंग क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। व्हाई दे हैड बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। ठीक है, देखो वाई दे हैड बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। ठीक, और यहाँ पे है कि वाई वर दे कीपिंग क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। देखो ये ना हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, और मैंने बताया था पास्ट इनडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जब ये पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट होगा तो ये पास्ट इनडेफिनिट में कन्वर्ट होगा। और ये क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद बी ऑप्शन वाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास, हाँ ये आंसर हो सकता है। आगे के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स व्हाई हैड यू बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज तो होगा ही ना, ये तो सेम टेंस में ही लिख दिया गया है। द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट व्हाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। देखो ये बी और डी ऑप्शन सेम है, पर इसमें पता है एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, देख के बताती हूँ। देखो यहाँ पे ना द नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे द लगा हुआ है, तो इतना माइन्यूट सा डिफरेंस है। सोचो आप,
बहुत सारे बच्चे होंगे जो डी को टिक कर देंगे, इसीलिए बोला जाता है कि पेपर को बहुत आराम से पढ़ा करो, काम माइंड के साथ पढ़ा करो, सो दैट तुम्हें छोटी से छोटी भी जो मिस्टेक हो उससे तुम्हारे मार्क्स निगेटिव में ना चले जाए। वरना इसमें और इस ऑप्शन में क्या ही डिफरेंस है, सिर्फ एक दा का ही डिफरेंस है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या फिर हमारा एक्टिव पैसिव हो, हम किसी भी वर्ड को, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी भी डिटरमाइनर को ऐसे हटा नहीं सकते हैं जब तक कि उसका यहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए तो सेंस ही बदल जाएगा। प्रीवियस क्लास में और द प्रीवियस क्लास में फ़र्क है। द इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग समथिंग, मतलब किसी डेफिनेट चीज़ के लिए द यूज़ होता है कि उस पिछली क्लास, उस अगली क्लास में तुम क्यों चुप थे, अपने बच्चों से वो टीचर पूछती है। और प्रीवियस क्लास का मतलब कोई सी भी प्रीवियस क्लास, तो ये डिफरेंस था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, डन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो हो गए हमारे, मतलब 3 या 4 ही थे एंड मोस्टली ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत आराम से हो जाते। ये थोड़ी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी यूपीएससी ने कि इसमें आपको ये बताना था कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। इसके लिए थोड़ा बहुत ऐसे समझ सकते हैं कि ये टॉपिक एरर से रिलेटेड था कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा जो सेंटेंस है वो मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। ठीक, तो इसको कैसे अप्रोच करना था। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। ठीक है, ही इज़ कंसिडर्ड एज वन अमंग द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। ठीक है, ही इज़ कंसिडर्ड एज वन अमंग द ब्राइटर इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। देखो कभी भी ना जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, तीनों डिग्रियाँ बता देती हूँ। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव। ठीक, तो पॉजिटिव डिग्री तो ऐसे नॉर्मल पॉजिटिव सब कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए आ जाएगी, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पे जो गुड है एडजेक्टिव तो पहचानना सबको आता ही होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास भी करा रखी है। तो यहाँ पे जो गुड है वो हमारी पॉजिटिव डिग्री है। कॉम्पैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, ही इज़ बेटर देन हिज ब्रदर। मतलब कंपैरिजन तो होगा यहाँ पे, पर सिर्फ 2 लोगों के बीच में होगा। और सुपरलेटिव में क्या होगा कि सारे, मतलब जो पूरा ग्रुप ही है ना उसमें पूरा सबसे, मतलब सबसे कंपैरिजन होकर कोई एक सुपर बंदा निकल के आएगा, मतलब जो सब में सबसे आगे है। जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, मतलब पूरी क्लास से कंपैरिजन हो रहा है। इसमें एक बहुत अच्छी एरर का कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है जैसे मैंने बोला माई ड्रेस इज बेटर दैन योर्स। पता है यहाँ पे एरर क्या है, एरर तो है नो डाउट, पर एरर ये है कि माई ड्रेस इज़ बेटर देन योर्स में मैंने अपनी ड्रेस का कंपैरिजन किसी इंसान से कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। कंपैरिजन हमेशा 2 सेम चीज़ों के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे आता है देन दैट ऑफ योर्स, मतलब मेरी ड्रेस जो है वो तुम्हारी ड्रेस से बेटर है, ना कि तुमसे बेटर है। ये एक इसमें वो आता है एरर, एंड मोस्टली ये एरर पूछा ही जाता है, मतलब बहुत कॉमन सा एरर है। जैसे रोड्स ऑफ इलाहाबाद आर वाइडर दैन दिल्ली, तो ये सेंटेंस गलत है, दिल्ली से नहीं वाइडर है, दिल्ली की रोड से वाइडर है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा देन दैट ऑफ दिल्ली। ठीक है, अच्छा इसका आंसर नहीं बताया ना मैंने। तो देखो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना वो अपने साथ हमेशा दा लेती है, इसके ऊपर भी एरर बन जाता है बहुत आराम से। जैसे ही इज़ बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, ही इज़ ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट है ना उसे देख के ही पता लग गया कि ये क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिज टाइम। ठीक है, इतना क्लियर ही होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है। ही इज़ कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। देखो इस सेंटेंस में ना कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा नो डाउट आंसर हो सकता है। बाकी सारे देख लेते हैं। ही इज़ कंसिडर्ड एज वन अमंग द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। देखो जो ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल है ना, पहली बात तो अगर इतने सारे लोगों से कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, जो कि आई ही नहीं थी, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हुआ था। और ये जो है ना ब्राइटर इंटेलेक्चुअल्स इन द कंट्री, ऐसा कुछ होना चाहिए था, तब ये सही होता। ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री, नहीं, वन ऑफ द के बाद हमेशा ना कोई ऐसी चीज़ आएगी जिससे हम
कंपैरिजन कर रहे हों। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री, नहीं, हमारा जो द यूज़ होगा ना वो पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज़ होगा, इतना हमेशा याद रखना। एडजेक्टिव में जब भी द का यूज़ होगा वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ होगा। या फिर ऐसे हो जाएगा, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू, जब भी ऑफ आएगा तब कंपेरेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना, ये क्या होता है कि हम सुपरलेटिव डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे की गई है। अब जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है नो अदर माउंटेन इज टॉलर दैन द हिमालयाज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो अदर माउंटेन इज टॉल दैन द हिमालयाज। मैंने बताया जब हम कंपैरिजन करेंगे तब हम कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री थी जो कि पॉसिबल नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, नो अदर माउंटेन टॉलर दैन द हिमालयाज, गलत है, ये भी इज होगा, वर्ब तो हमारी है ही नहीं ना मेन वर्ब, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नो अदर माउंटेन इज टॉलर देन, ये देख रहे हो, ये जो देन है ना इसका मतलब होता है तब, जो कंपैरिजन वाला देन होता है ना उसकी स्पेलिंग होती है THAN, उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये ना होमोनिम्स होते हैं, मतलब इनका साउंड तो ऑलमोस्ट सेम आता है पर इनमें ये रहता है कि इनके मीनिंग्स डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। देखो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है यू आर श्योर अबाउट समथिंग दैट इट इज़ गोइंग टू बी हैपन, सर्टेन है आप, सेल्फ अश्योर्ड भी बोल सकते हैं। और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कोई भी इंटीमेट, मतलब आपका कोई भी क्लोज फ्रेंड जिससे आप अपने सीक्रेट्स तक शेयर कर सकते हो या जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन था ए, वो आंसर था। अब याद कैसे करोगे, कॉन्फिडेंट में ई आ रहा है ना तो वहाँ से याद कर लेना कि सर्टेन, और कॉन्फिडेंट इसका मतलब तो क्लोज फ्रेंड बता ही दिया। अब देखो मैंने कल बताया था कि फिड जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, वो कोई भी ऐसा जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, फिड का मतलब ही होता है भरोसा, ठीक। तो वहाँ से भी हम एक हिसाब से देख सकते थे। अब आता है हमारे पास ब्रोक और ब्रूक। देखो ब्रोक का मतलब क्या होता है, समवन हु इज बैंकरप्ट, जो दिवालिया हो चुका है, जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा, इंसॉल्वेंट। ब्रूक का मतलब होता है किसी भी रिवर की स्ट्रीम। आंसर देखते हैं, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ब्रोक मीन्स बैंकरप्ट और ब्रूक मीन्स स्ट्रीम। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, ये मतलब मोस्टली इसे तो हम यूज़ भी करते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, या फिर बिसाइड्स भी बोलते हैं। बिसाइड्स स्वीट्स, आई लाइक कुछ भी बोलो, बिसाइड्स स्वीट्स, स्वीट्स के अलावा मुझे क्या पसंद है आप बता सकते हैं। आई लाइक फ्रूट्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है अग्री करना, कंसेंट देना, या फिर किसी चीज़ में अग्री कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्सेप्ट मीन्स कंसेंट और एक्सेप्ट मीन्स अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस। अकॉर्ड में कॉर्ड वर्ड आ रहा है ना, कॉर्ड का मतलब, अकॉर्ड का मतलब ही होता है, मतलब कॉर्ड का मतलब ऐसे समझ लो आप, अकॉर्ड का मतलब फ्रेंडली या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसे आप एक्सेप्ट कर लो बिना किसी दिक्कत के। और अक्रूड का मतलब होता है कलेक्शन, ठीक, या फिर अकुमुलेशन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अक्रूड में क्रू वर्ड आ रहा है ना, क्रूड ऑयल सुना है, ऐसे समझ, इस चीज़ से रिलेट करके याद कर लेना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, ठीक। अब आते हैं गारंटी और वारंटी, ठीक। तो देखो गारंटी क्या होती है, गारंटी बस एक प्रॉमिस होता है, और वारंटी जैसे हम कोई वॉशिंग मशीन लेकर आए, उसकी 5 साल की वारंटी है, तो मतलब उसका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो उस टाइम पीरियड में ख़राब होती है तो हम उसको लेके, मतलब उसको रिपेयर करने के लिए या तो लोग आएंगे या फिर उसे उसकी जगह हमें नई भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा वो ख़राब हुई है। तो गारंटी तो बस एक प्रॉमिस है, और वारंटी क्या है, एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। अब आते हैं वोकैब पे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल रीजन्स। मैंने बताया था जब भी हमें यहाँ पे नियरेस्ट इन मीनिंग मतलब साइनो ढूंढना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी एंटो ढूंढना होगा हम निगेटिव मार्क कर लेंगे अपने पेपर में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल रीजन्स। मतलब प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि बैलेंस्ड कोई भी चीज़ हो, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट, जो कि हमारा ए ऑप्शन था। पार्शियल का मतलब क्या होता है, बायस्ड, इंक्लाइंड भी बोल सकते हैं हम, ठीक। पार्शियल का मतलब बायस्ड, इंक्लाइंड, मतलब जो
किसी एक चीज़ की तरफ वो है उसको। अनलाइकली का मतलब कल भी बताया था मैंने, जितना मुझे याद है, ठीक। अनलाइकली का मतलब होता है इररिलेवेंट, मतलब जिस जो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। सफ्रेजेट जो होता है वो एडल्ट फ्रेंचाइज सुना है, मतलब राइट टू वोट, ऐसा कुछ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, तो उससे रिलेटेड होता है। उसके बाद क्या आता है, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ डिसइंचेंटमेंट अमंग द मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। अब डिसइंचेंटमेंट को पढ़ के क्या लग रहा है मुझे पहले ये बताओ। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इंचेंटमेंट का मतलब होता है एक्साइटेड होना, खुश होना। डिस तो खुद में ही एक निगेटिव वर्ड है, तो वहाँ से भी हम पता कर लेते हैं कि हाँ निगेटिव, कुछ निगेटिव सा वो आ रहा है। फिर जब मैंने देखा डिलाइट का मतलब तो होता है जॉयस, मतलब खुश बंदा, खुश मिजाज, डिलाइट, जॉयस। आइडियलिज्म का मतलब होता है यूटोपियन, मतलब परफेक्शन ढूंढता है वो इंसान। अनरिलेंटिंग का मतलब क्या होगा कि क्या बोलते हैं, जो रुक ही नहीं रहा, जो इम्पर्सिटेंट है। और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होगा डिसइंचेंटमेंट, मतलब दुख, निराशा। कल मैंने सैड के लिए बहुत सारे वर्ड्स बताए थे, आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो। 2025 1 का जो पेपर है उसमें मैंने सैड के लिए वर्ड्स बता रखे हैं। शी बिलीव दैट इट वॉज इमिनेंट दैट ही वुड बी चूजन एज द ग्रुप लीडर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। आंसर तो इनएविटेबल है। इमिनेंट का मतलब होता है इनएविटेबल, जो चीज़ टाली नहीं जा सकती, जो चीज़ श्योर है कि हाँ ये चीज़ होके रहेगी। अब इमिनेंट के ना 3 होमोनिम्स हैं जो बड़े फेमस से हैं। एक होता है इमिनेंट, एक होता है इमानेंट। इमिनेंट का मतलब होता है फेमस और इमानेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। इसके लिए एक और सिनोनिम्स होता है यूबिक्वोटस, ठीक। उसके बाद आता है द सोल्जर्स लेफ्ट एन इनडेलिबल इंप्रेशन ऑन द पीपल ऑफ द लैंड। देख पढ़ के लग रहा था कि कोई पॉजिटिव सा वर्ड है, ठीक है। अब जब हम ऑप्शंस पे आते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा परमानेंट, क्योंकि फ्लीटिंग का मतलब होता है एफिमरल, मतलब कि शॉर्ट लिव्ड, ठीक। इवानिसेंट, हिलेरियस का मतलब होता है फनी, और इरेडिकेबल का मतलब होता है रिमूवेबल। तीनों ही हमारे ऑप्शंस जो थे वो बड़े ही इलॉजिकल से थे, जो हमारा लॉजिकल आंसर था वो परमानेंट ही था। आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर ऑलवेज प्रोवाइड्स इंस्टेंटेनियस रिप्लाइज टू ऑल क्यूरीज। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट सम इंस्टेंस, मतलब तुरंत, इमीडिएट, जो कि हमारे ऑप्शन में था। डिलेट का मतलब रुक के, और डिलिबरेट का मतलब क्या होता है, डिलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनल। अनवांटेड का मतलब समथिंग दैट इज नॉट वांटेड, अनडिजायर्ड। S1 S6 सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डिस्कोर्स मार्कर। डिस्कोर्स मार्कर की क्लास मिल जाएगी आपको, एंड देन आप क्या बोलते हैं उससे एक बार सारा रिवाइज कर लेना, मतलब सारी चीज़ें मैं उसमें ऑलमोस्ट करा दूंगी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे कैसे कैसे चीज़ों क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मैं क्वेश्चंस के साथ करा दूंगी वो चीज़। तो हम आगे बढ़ते हैं। योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ कंसर्न, वी विल बी डिस्कसिंग इट एट द नेक्स्ट मीटिंग। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसी कोई बात हो रही है कि जहाँ तक कि तुम्हारे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट की बात है वो कंसर्न में है, और हम उसको कब डिस्कस करेंगे, अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। टू बिगिन विद, नहीं हो सकता, हम शुरुआत थोड़ी ना कर रहे हैं अपनी बात की कि हाँ अगर तुम्हारी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट से शुरुआत करें तो, कि चिंता करते हुए शुरुआत करें तो, बाय द वे भी नहीं हो सकता। टॉकिंग अबाउट योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज कंसर्न, नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो सेंस नहीं बना रहा है। ऐसे हो सकता था, टॉकिंग अबाउट योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, इट इज़ कंसर्न एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट एट द मीटिंग। आंसर विल बी ए, एज फार एज। So our next question is, did you know Ravi has a new job? For one thing. Illogical सा है ना, for one thing did you know Ravi has a new job, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, did you know Ravi has a new job, क्या तुम्हें पता है रवि को नई जॉब मिल गई है, मतलब कुछ ऐसा एक्सक्लेमेशन सा आ रहा है, तो उसके लिए इन द फर्स्ट प्लेस शुरू में क्या तुम्हें पता है, हम ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे किसी से, कोई काम हुआ थोड़ी ना कि उसका रिजल्ट आएगा तब हम ये बताएंगे कि रवि को नई जॉब मिल गई है। ऐसे हो सकता था, रवि हैज़ वर्कड हार्ड, एज अ रिजल्ट ही गॉट न्यू जॉब,
ऐसे हो सकता था। तो यहाँ पे बी आंसर हमारा, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। द विंड इट वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड आई वॉज गेटिंग कोल्डर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे बोल सकते हैं स्पीकिंग ऑफ द विंड, विंड के बारे में बात करूँ तो वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी एंड आई वॉज गेटिंग कोल्डर, और मुझे ठंडी लगती जा रही थी। टू बिगिन विद द विंड, ये नहीं हो सकता। बाय द वे द विंड, नहीं ये भी नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल द विंड, नहीं। अरे इसमें एक हिसाब से रिजल्ट और इम्पैक्ट की बात की गई है कि विंड स्ट्रांग होती जा रही थी इसलिए मुझे ठंडी लगती जा रही थी, तो हम विंड के बारे में सबसे पहले बता रहे थे, इसलिए ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वॉट आर यू डूइंग इन माई रूम, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि क्वेश्चन कर रही है मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम। ऑन द अदर हैंड नहीं हो सकता, ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए आता है, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी आ सकता है। मतलब मैंने कोई बात बोली उसके अलावा भी मैंने कोई एक बात बोल दी जो उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। लुक देयर भी नहीं हो सकता, इवेंचुअली भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन इसका आंसर है। एक्सक्यूज मी व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम। देखो ये सारी चीज़ें ना रीडिंग करके भी आप थोड़ा सा सेंस लगा सकते हो कि हाँ ये इसका परफेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अनहैप्पी चाइल्डहुड लीड टू क्रिमिनल बिहेवियर। इसमें क्या हो जाएगा कि कुछ जो कुछ बोल रही हूँ, कुछ एक अनहैप्पी चाइल्डहुड क्या करता है, क्रिमिनल बिहेवियर को जन्म दे देता है। इवन सम वॉट नहीं होगा, स्टिल इफ भी नहीं होगा। स्टिल इफ एन अनहैप्पी चाइल्डहुड लीड टू सम क्रिमिनल बिहेवियर, नॉट पॉसिबल। इन सम केसेस, सारी केसेस में नहीं, सिर्फ कुछ ही ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एक अनहैप्पी चाइल्डहुड क्या करता है, क्रिमिनल बिहेवियर को जन्म दे देता है। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम इज नथिंग बट अ रॉन्ग अजम्पशन अबाउट प्रोसेसेस, मतलब प्रॉब्लम के ही बारे में बताया गया है, थोड़ा सा अलग बताया गया। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बोले तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस एक रॉन्ग अजम्पशन है प्रोसेस का। मैनी hesitate to publicly broach such question for fear of nurturing discrimination. इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। Many of course hesitate to publicly broach such question for fear. One notes that in the 19th century an important development of reflection and question gained momentum, generally speaking, क्योंकि किसी डेवलपमेंट और उसके रिफ्लेक्शन, डेवलपमेंट और उसके क्वेश्चन करने की बात की गई है, तो ये जनरल टर्म पे होगा ना कि किसी पार्टिकुलर टर्म पे होगा। आगे बढ़ते हैं। द सिचुएशन हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ऑप्शन विल बी सी। Thus, the situation has completely transformed over the past few years. Somewhat नहीं हो सकता, somewhat the situation has completely transformed over the past few years. ये कॉमा की वजह से यहाँ पे 10 आ जाएगा। Thus, the situation has completely transformed over the past few years. Believably नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद believably जो है, believably मतलब आप ये काइंड ऑफ एडवर्ब है ना, तो इसके बाद हमें वर्ब जैसा कुछ चाहिए होगा जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। समवॉट भी नहीं हो सकता, प्रीडोमिनेटली भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल एकेडमिक मैटर्स विल बी डिस्कस्ड इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी। मतलब कुछ हुआ, फिर कमिटी ने ये डिसाइड किया कि सारे जो एकेडमिक मैटर हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे। बट नहीं हो सकता, क्या कोई ऐसी बात की गई कि बाद में उसी को कॉन्ट्रास्ट किया गया हो या कॉन्ट्राडिक्ट किया गया हो, नहीं। लेटर भी नहीं हो सकता, ऑल्दो भी नहीं हो सकता, आंसर हमारा ए है। देखो फिर से मीनिंग ही आ गई, और मीनिंग जो है वो अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं। अब पहला वर्ड हमारा है साइनोसॉइड, मतलब ऐसी चीज़ या ऐसा पर्सन जो ढेर सारी अट्रैक्शन को गेन कर लेता है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कोइविल, कोइविल का क्या मतलब है कि पर्सन ऑफ रफली सेम एज, दो लोग जिनकी एज ऑलमोस्ट सेम हो वो क्या हो जाएंगे, कोइवल हो जाएंगे। उसके बाद आता है रेट्रोगेशन। रेट्रोगेशन का मतलब होता है रिटर्न टू अर्लियर स्टेज। उसके बाद इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड ऐसा मनी होता है जिसको हम अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है टर्जिट। कभी देखा है कि हमारी, अच्छा चलो यहीं पे बायो का एक कंसेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। नहीं रिकॉल नहीं करूँगी, बस पूछूंगी, बताना आपको है कि क्या बोलते हैं, कौन से सॉल्यूशन में हमारी जो सेल वॉल है वो टर्जिड हो जाती है। ऑप्शंस हैं हाइपोटेनिक, हाइपरटोनिक या फिर आइसोटोनिक। ठीक, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिप्लाई करना इस चीज़ का। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा स्वेलिन और डिस्टेंडेड। ठीक है, मतलब जब हमारी सेल वॉल
कौन से सॉल्यूशन में फूल जाती है, ये बताना था। ठीक है, PQRS देख लेते हैं। Participated in the function, many of the people who had come to the auditorium was overcrowded, could not find a seat because, देखो S से नहीं स्टार्ट हो सकता, मुझे ये पता लगा। ठीक है, अब participated in the function, P से भी नहीं स्टार्ट हो सकता, बहुत ईजी था, Q से स्टार्ट होगा। और एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं। Many of the people who had come to participate in the function could not find a seat because the auditorium was overcrowded। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर, somewhere in the back of her mind she knew, आर के बाद पी पढ़ के ले outside her existing life, नहीं, आर और पी का पेयर नहीं बन रहा है। क्यू से देखते हैं। she knew that the answer to her question about life lay outside her existing life, सॉरी मैंने, हाँ, somewhere in the back of her mind। उसके बाद क्यों पढ़ते हैं। she knew that the answer lay outside her existing life, because she knew that the answer to her question, Q और S का पेयर बनेगा, मुझे इतना तो पता चल गया। somewhere in the back of her mind she knew that the answer to her question about life lay outside her existing life। she knew that the answer to her question about life lay outside her existing life, somewhere in the back of her mind। देखो इसका B और D दोनों ऑप्शन हो सकता है, तो लेकिन हम B के साथ फिलहाल के लिए जा रहे हैं, बाकी D में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा होता है S1 S6 PQRS में कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस कि जिसने क्वेश्चन बनाया उसके हिसाब से उसका आंसर अलग होता है एंड आपके हिसाब से उसका आंसर अलग हो सकता है। यहाँ पे हम B के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है। और UPSC में ऐसा होता है कि अगर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा सही कौन है, आप उसके साथ जाओगे। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Works of literature, inside the pages of all good lies the truth about some of the more challenging questions posed by humanity। P, works of literature lies the truth about some of, P और R का तो कोई पेयर नहीं बन रहा। Q, inside the pages of all good works of literature lies the truth about some of the more, नहीं, S भी नहीं हो सकता, सॉरी B भी नहीं हो सकता। Q, C देखते हैं। inside the pages of all good work of literature, the more challenging questions posed by humanity lies the truth about some of, नहीं हो सकता। R से तो एंड ही नहीं हो सकता क्योंकि सम के बाद ऑफ है ना, और ऑफ एक प्रेपोजिशन होता है, अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। R, lies the truth about some of, मैंने कोई ऑप्शन ऐसा था जिसको बिना फोकस के पढ़ दिया। फोकस वापस लेके आओ, फोकस सब लेके आओ। ठीक है, R, lies the truth about some of works of literature, नहीं ये भी नहीं हो सकता। देखो B ऑप्शन हमारा आंसर है। inside the pages of all good works of literature lies the truth about some of the more challenging question posed by humanity, the more challenging question posed by humanity, हाँ B हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है टेक्स ऑन, हम ऑप्शन से ही जाते हैं। टेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेसेस फॉर एवरी स्ट्राइड ऑफ प्रोग्रेस एनी नेशन, नहीं, ए हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। टू एड्रेस कंटिन्यूइंग सोशल इनइक्वालिटी, टेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेस, इट टेक्स टू बैक इफ इट इज़ अनेबल टू एड्रेस अकाउंट कंटिन्यूइंग सोशल इनइक्वालिटी, टेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेस, नहीं, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है। आर, फॉर एवरी स्ट्राइड ऑफ प्रोग्रेस एनी नेशन टेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेसेस, इट टेक्स टू बैक इफ इट इज़ अनेबल टू एड्रेस। देखो मुझे एस और क्यू को पढ़ के पता चला था कि एस और क्यू का तो पेयर बन रहा है, नो डाउट, क्योंकि अनेबल के बाद टू ही आएगा, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता। और जब डी को भी पढ़ा तो कोई सेंस नहीं आया। फॉर एवरी स्ट्राइड ऑफ प्रोग्रेस एनी नेशन टेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेस टू एड्रेस कॉन्टिन्यूइंग सोशल इनइक्वालिटी, इट टेक्स टू बैक इफ इट इज़ अनेबल। देखो इफ इट इज़ अनेबल मतलब यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि इस बात को एक्सटेंड किया गया है किसी पार्ट में, तो हम एस से एंड नहीं कर सकते। और अगर हमने शुरू में ये चीज़ देख ली होती तो हमें पता लग जाता कि हमारा सी ऑप्शन ही आंसर होगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में एस से ही एंड हो रहा था हमारा वो सेंटेंस, मतलब बाकी तीनों ऑप्शन। द बुक वैल्यू ऑफ ए लोन, और एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन से जाते हैं। अमोर्टाइजेशन इज एन अकाउंटिंग टेक्निक यूज टू पीरियोडिकली लोअर
द बुक वैल्यू ऑफ ए लोन और एन इंटेंजिबल असेट ओवर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ए ऑप्शन को होल्ड करते हैं। आर यूज टू पीरियोडिकली लोअर, क्या यहाँ तो ऑप्शन, यहाँ जो ऑप्शन स्टार्ट हुआ है वो वर्ब से स्टार्ट हुआ है। अरे वर्ब के पहले अपने सब्जेक्ट को तो इंट्रोड्यूस करेंगे ना हम, वो इसमें था ही नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। एस पे जाते हैं। अमोर्टाइजेशन इज एन अकाउंटिंग टेक्निक यूज टू पीरियोडिकली लोअर एन इंटेंजिबल असेट ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। देखो पी से हमारा ऑप्शन एंड नहीं हो सकता क्योंकि लोन के बाद और लिखा है, मतलब कोई और बात कही गई है। यही सारी चीज़ें यूज़ करनी होती है पेपर को सॉल्व करते टाइम। फिर आर से हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि आर जो है वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी मान सकते हैं हम कि एरर का ही टाइप था, हमें पता होनी चाहिए थी कि कौन सी वर्ब, मतलब कुल मिला के ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स थे, ऐसे हम डिसाइड कर सकते। मतलब पहला वाला तो ऐसे ही था, देयर इज मोर देन टू गेट द जॉब डन, देयर इज मोर देन टू गेट द जॉब डन। देखो मोर देन वन वेज नहीं होता, मोर देन के बाद अगर ऐसे आ रहे हैं ना, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन टू, हाँ मोर देन वन के बाद क्या बोलते हैं, हमारा सिंगुलर नाउन आएगा, तो ए इसका ऑप्शन आंसर था। एनी वे का तो कोई मतलब ही नहीं था। एनी वे का मतलब होता है देयर इज नॉट एनी वे टू डू दिस वर्क, मतलब कोई रास्ता नहीं है इस काम को करने का। और मोर देन वन वे मतलब एक से ज़्यादा तरीके हैं इस काम को करने के। द क्लास डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज पिकनिक, आ पिकनिक, द पिकनिक, या फिर पिकनिक्स, पिकनिक्स नहीं होगा, द पिकनिक। क्या कोई स्पेसिफिक पिकनिक है? नहीं, सिर्फ एक कॉमन सी पिकनिक है जो कि क्लास ने डिसाइड किया है कि वो ऑर्गेनाइज करेगी, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। द अक्यूज्ड बिफोर द जज, तो क्या होता है अक्यूट को ना हमेशा द अक्यूट स्टैंड ट्रायल ऐसे होता है, पर यहाँ पे क्या था कि हमें सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में अपने सेंटेंस को लेके जाना था, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा स्टूड ट्रायल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मैनर इन विच द डिमोलिशन हैव बीन कैरिड आउट स्क्रूटनी बाय द हाई कोर्ट। देखो हैव बीन है यहाँ पे, ठीक, हैव बीन का मतलब क्या है, अगर हमारा कोई सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है ना, तो हम पूरे सेंटेंस में जितने भी पार्ट्स होंगे सबको प्रेजेंट में चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक, मतलब हैव बीन का मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस चल रहा है, तो आगे क्या होगा, प्रेजेंट की ही कोई वर्ब यूज होगी। वॉज अंडर नहीं हो सकता, अंडर भी नहीं हो सकता, इज अंडर होगा। और हाउ एवर, अंडर का तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हाँ हाउ एवर की मीनिंग ज़रूर रिकॉल कर सकते हो कि ये कौन सा डिस्कोर्स मार्कर है और क्या बोलते हैं, किस चीज़ में यूज़ होता है। देखो, आई डैश कंसीडर द ओपिनियंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन। यहाँ पे विल और शैल दोनों सही है, पर जो मॉडर्न इंग्लिश होती है ना उसमें विल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, वरना शैल में क्या होता था, जब मैं किसी बात को कहूँ और मुझे उस पर प्रेशर डालना हो कि मैं सारे ओपिनियंस को कंसीडर करूँगी फाइनल डिसीजन को लेने से पहले, तो मैं शैल का यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं इस बात पे जोर डाल रही हूँ कि हाँ मुझे सारे स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो शैल का यूज़ ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो चुका है, क्या बोलते हैं उसको, जो आउटडेटेड सा, ऑब्सोलीट सा, तो वहाँ से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, लेकिन अभी S1 S6 बचे हुए हैं तो वो भी कर लेते हैं। चलो देखते हैं S1 S6। ऑल सोर्सेज, देखो S1 S6 को करने का तरीका पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले S1 पढ़ोगे, फिर S6 पढ़ोगे, उसके बाद जब ऑप्शंस को पढ़ोगे या जब लाइंस को पढ़ोगे तो पेयर बनाने की कोशिश करोगे कि कौन सा पेयर बन रहा है और उससे मेरे कितने ऑप्शंस एलिमिनेट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि S1 क्या बोल रहा है, although all sources of energy ultimately come from natural processes, non-renewable sources cannot be replaced naturally at the rate they are being used। मतलब ऐसा बोला गया है कि ऑल्दो सारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो नेचुरल प्रोसेसेस से आती हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसी हैं जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते नेचुरली उस रेट पे जिस रेट पे हम उनको यूज़ कर रहे हैं।
उसके बाद S6 में क्या बोला गया है, द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस रिसोर्स टू ह्यूमंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी टर्म्ड एज कंजर्वेशन। ठीक है, पढ़ के थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि सोर्सेज के बारे में बात की गई है जो कि दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, दिस विल इंक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ माइनिंग एंड वंस दिस रिसोर्सेज आर यूज्ड अप दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। जब मैंने पी को पढ़ा ना, तो दिस विल इंक्रीज, ये प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद आता है, उस नाउन को डिनोट करने के लिए, उस नाउन की जगह पे। तो मुझे पता लगा इससे पहले जरूर कोई ना कोई बात कही गई होगी जिसके बारे में आगे बताया गया है। Hence, we must remember that though our country is rich in resource mineral deposit, these resources are short-lived. ठीक है, ये भी देख के मुझे पता चला इससे भी पहले कोई बात कही गई होगी। Extraction of these resources through the process of mining will soon become difficult and very expensive because these minerals have to be mined from great depths over time. ठीक है, उसके बाद mineral resources can be said to be finite and renewable. ठीक है, जब मैंने R पढ़ा, S पढ़ा, Q पढ़ा, P पढ़ा, तो मुझे एक चीज़ पता लगी कि R और P का पेयर बनेगा। क्यों? देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज ओर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग विल सून बिकम डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दीज मिनरल्स हैव टू बी माइंड फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स ओवर टाइम। दिस विल इंक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ माइनिंग। क्या? अरे यही चीज़ उसके टाइम को बढ़ा देगी और कॉस्ट ऑफ माइनिंग को भी बढ़ा देगी। कौन सी चीज़? ये क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ पे हैं अर्थ के, इसलिए ये जो चीज़ है ये क्या करेगी, टाइम को और कॉस्ट ऑफ माइनिंग को बढ़ा देगी। ठीक है, आर और पी का पेयर बन रहा है क्या किसी ऑप्शन में? लो, सारे ऑप्शन ही इलिमिनेट हो गए, बस इतना ही करना था और हमारा सी ऑप्शन आंसर आ गया, क्योंकि बाकी सब में तो आर और पी का कोई पेयर ही नहीं बन रहा था ना। ऑल्दो हम अपनी सर्टेनिटी के लिए एक बार इस ऑप्शन को पढ़ के देख लेते कि क्या सही मीनिंग आ रहा है। SQRP. Mineral resources can be said to be finite and renewable. Hence, we must remember that though our country is rich in mineral deposit, these resources are short-lived. Extraction of these resources through the process of mining will soon become difficult and very expensive because these minerals have to be mined from greater depths over time. This will increase the time and cost of mining, and once these resources are used up, they cannot be replaced. ठीक है, एकदम अच्छा खासा मीनिंग भी आ रहा था और हमारा आंसर तो मिल ही चुका था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है। ठीक है, इंडिया एट प्रेजेंट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन वर्ल्ड। इट पासेस थ्रू हावड़ा, दिल्ली एंड अमृतसर एंड टर्मिनेट्स इन काबुल। देखो, जब मैंने S6 पढ़ा ना, तो इट पासेस थ्रू मतलब कोई ऐसी S1 से पता लगा कि रोड नेटवर्क के बारे में बात हो रही है। S6 से ये पता लगता है कि कोई ऐसी रोड के बारे में बात की गई है जो हावड़ा, दिल्ली और अमृतसर से पास करती होगी। ठीक है, हम आते हैं PQRS पढ़ते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड इन इंडिया सिंस द एंशियंट टाइम्स। ठीक है, होल्ड करो। द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी अक्रॉस द इंडो गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम चित्तागंग टू पेशावर। ठीक है, किंग्स सच एज अशोका एंड चंद्रगुप्त बिल्ड रोड्स फॉर easy transportation of goods and people. Construction of roads continued as important activity in the late medieval period. देखो, जब मैंने सारे ऑप्शंस पढ़े ना, तो मैंने देखा कि रोड की बात, कोई पर्टिकुलर रोड की बात सिर्फ एक ऑप्शन में की गई है, वो है क्यू, ग्रैंड ट्रंक रोड की बात। और उसके बाद S6 में लिखा था इट पासेस थ्रू, मतलब वो कहाँ कहाँ से पास करती है। तो मुझे इतना तो पता चल गया कि मेरा ऑप्शन जो है ना, वो एंड किससे होगा, मतलब कि मेरा जो आंसर है वो एंड किससे होगा, वो किससे एंड होगा, क्यू से एंड होगा, क्योंकि क्यू में ही तो उस रोड की बात की गई है। उसके बाद S6 में उसको एक्सटेंड किया गया है, यहीं से मेरे सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं और मेरा आंसर डी हो जाता है। क्योंकि मुझे बताना तो था ही ना कि एक कोई ऐसी रोड है जो पास कर रही है यहाँ से, उस पर्टिकुलर रोड का जो, उस पर्टिकुलर रोड के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं वो किस ऑप्शन में बताई गई हैं, क्यू में। तो क्यू से ही मेरे S6 को क्यू से मेरे पूरे सेंटेंस को एंड होना था और वहाँ से S6 का लिंक मिल जाता, यहाँ से हम कर सकते थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे कनेक्ट वन स्टेट विद अनदर एंड आर ऑफ ग्रेट नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, these road systems are also known as primary road system and are laid and operated under the supervision of National Highway Authority of India. They are important because whereas they constitute merely 2% of the total road network, they nevertheless carry 40% of the total road net traffic. They are important. किसकी बात की गई है ये पहले बताओगे ना,
तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज देयरफॉर क्रूशियल एंड देयर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। मतलब मैंने जरूर कोई ना कोई बात कही होगी, फिर ये बताया होगा कि इसलिए जो हमारी कंट्री है उसका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो बात कौन सी है देखते हैं। They bear the load of traffic and because these roads connect long distance and pass through major cities and town। ठीक है, जब मैंने ये पढ़ा ना तो मुझे पता लगा कि अभी भी किसी चीज़ की बात ही की जा रही है और उस चीज़ को मैं इंट्रोड्यूस मैंने इस पूरे चारों पैसेज में कहीं नहीं किया है। मतलब मैंने इंट्रोड्यूस कहाँ किया होगा, S1 में, और S1 में मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, नेशनल हाईवे को। तो मतलब P और R में से किसी एक ऑप्शन से मेरा आंसर शुरू हो सकता है, क्योंकि उसके बाद मैं यही दोनों चीज़ें बताऊंगी। सिंस दे कवर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशन एंड कनेक्ट सिटीज़ एंड टाउन, दीज हाईवेज आर प्राइमरी फैसिलिटेटर ऑफ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। देखो यहाँ पे मैंने बात कर दी कि अगर हम देखें तो हमारे जो ट्रेड और कनेक्टिविटी का प्राइमरी फैसिलिटेटर है वो कौन है, वो ये नेशनल हाईवेज़ हैं। तो S के बाद ही तो P आएगा, क्योंकि ट्रेड और कनेक्टिविटी इनके बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये S के बाद Q आएगा। इसलिए हमारा रोड नेटवर्क क्या होना चाहिए, हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। ठीक है, तो मुझे पता लगा S के बाद Q आएगा, और S के बाद Q आएगा, ये देखने से ही मुझे इतना तो पता लग गया कि मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे। कौन कौन से, C और B। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने बोला था कि P और R में से किसी एक से ये शुरू हो रहा होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं, इसके बाद हम उसकी इंपॉर्टेंस बता देंगे, फिर ये बताएंगे कि वो इंपॉर्टेंट है इसलिए। अरे वो कौन, सबसे पहले तुमने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उसके बारे में बताओगे ना कि वो इंपॉर्टेंट है, वो इतना लोड कैरी करते हैं, उसके बाद बताओगे कि वो ट्रेड के लिए और कनेक्टिविटी के लिए प्राइमरी फैसिलिटेटर हैं, इसलिए हमें अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से मेनटेन करके रखना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरा आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। The South African Constitution was inaugurated in December 1996। Constitution की बात की गई है जो कि साउथ अफ्रीका का है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, A special constitution court enforces the right enshrined in the constitution। ठीक है, its creation and promulgation took place at a time when South Africa still faced the threat of a civil war after the dissolution of the apartheid government। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The South African Constitution says that its Bill of Rights is a cornerstone of democracy in South Africa। देखो यहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस किया कि उसका बिल ऑफ राइट कोई बिल है, ठीक, जो कि उसकी डेमोक्रेसी में एक कॉर्नर स्टोन की तरह है। उसके बाद वो क्या बताएगा, उसके बारे में बताएगा ना कि वो बिल ऑफ राइट क्या करता है। तो मतलब Q और S का पेयर बन रहा था। अब देखो Q और S का पेयर कहाँ कहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, B और C में नहीं बन रहा, A और D में बन रहा है। अब देखो its creation and promulgation took place at a time when South Africa still faced the threat of civil war after the dissolution of apartheid government। मतलब किसका क्रिएशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर D, क्योंकि पहले हम कोई चीज़ बताएंगे कि हाँ मेरा साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि इनॉग्रेट किया गया था दिसंबर 1996 में। फिर ये बताएंगे ना कि उसकी क्रिएशन और प्रोमलगेशन में इतना टाइम लगा, वो इस टाइम पे बना, ऐसे ऐसे। फिर उसके बिल ऑफ राइट के बारे में बताएंगे, फिर बिल ऑफ राइट में क्या है, उसके बाद बताएंगे कि उसमें क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन को फॉरबिड किया गया है। ऐसे हमारा पूरा रिदम चलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Our constitution reminds us of the necessity of representation in a large democracy। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और रिप्रेजेंटेशन की नेसेसिटी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। Elections have today become the most visible symbol of the democratic process। ठीक है, this is why election became important। This is why कौन सी चीज़ के बारे में बताया गया, पहले ये तो बताओ। मतलब मुझे यहाँ से ये बताओ कि P से नहीं स्टार्ट हो सकता मेरा वो सेंटेंस। ठीक है, तो पहले C ऑप्शन को काट देते हैं। Therefore representative are elected by the people। ठीक है, therefore कोई बात कही गई होगी, उसको कंक्लूड करके बोला गया होगा ना। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था, मतलब Q से भी नहीं स्टार्ट हो सकता। Whenever we think of India as a democracy, our mind invariably turns to our successful elections। ठीक है, all citizens cannot participate in taking every decision। देखो S और Q का पेयर बनेगा, सारे सिटीजन्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सारे डिसीजंस को लेने के लिए। इसीलिए क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है पीपल्स के द्वारा। तो मतलब S और Q का पेयर बन रहा था, और यहीं से हमारा ऑप्शन B भी एलिमिनेट हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन D। सो दिस वाज आवर पेपर
NDA 1 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर। आई होप कि पेपर सॉल्व करने से ज़्यादा आपको इस चीज़ में हेल्प मिलेगी कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है। एंड मुझे जितना पता है मैंने सारी ट्रिक्स, सारी नॉलेज, सब कुछ बता दिया। नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, मैंने पेपर को डिकोड किया है सिर्फ इस बेसिस पे भी कि आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, कैसे आप पेपर को अप्रोच करके, कैसे आप वोकैब में भी अपना दिमाग लगा के पेपर को टैकल कर सकते हैं अगर कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स आ जाता है तो। एंड आई होप कि सबको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। ऑल्दो ये पेपर सॉल्विंग सीरीज़ जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नॉलेज से ज़्यादा ये बता देगी कि आप कितने ज़्यादा, क्या बोलते हैं, हाँ, आप कितने ज़्यादा अच्छे से और कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी से पेपर को सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब मतलब ऑलमोस्ट हम 2 पेपर सॉल्व कर चुके हैं अपने, और इन्हीं 2 पेपर में आपको अपना लेवल भी पता लग गया होगा कि हाँ, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे करने हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे बाद के लिए रखने हैं। कि हाँ, इन टॉपिक्स में मुझे दिक्कत आती है तो मैं ये टॉपिक्स को बाद में करूँगा, या फिर इन टॉपिक्स में मुझे मेरी इफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है तो अब मैं इन टॉपिक्स को सबसे पहले कर लूँगा अपने इंग्लिश के पेपर में, ठीक। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कुछ भी, मतलब आपको लग रहा होगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक वीक है या इस टॉपिक में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वो आप बता सकते हो। उस पर हम एक कोई क्लास कर लेंगे पर्टिकुलरली उसी टॉपिक पे, तो वहाँ से भी हो जाएगा। चलो एक एरर का रूल बता देती हूँ, यहाँ पे बता दूँ, थोड़ा सा स्पेस है, रुको नीचे देखती हूँ शायद स्पेस हो। लेट्स सी 2025 फर्स्ट, यहाँ से तो हिस्ट्री स्टार्ट, स्पेस पेपर में कहाँ, यहीं पे बता देती हूँ क्या? हाँ चलो यहीं पे बता देती हूँ। देखो, कुछ ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ना जो लगते तो हमें हैं कि वो प्लूरल हैं, पर वो सिंगुलर होते हैं और वो लेते भी अपने साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब हैं। जैसे कि एवरीथिंग, वन, either, neither, everybody, nobody, no one। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, everybody डैश प्रेजेंट, लगेगा आपको एवरीबडी सबकी बात हो रही है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी और यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा इज, ठीक। अब जैसे ऐसे नोबडी डैश ईटिंग द फूड, यहाँ पे क्या होगा, इज आ जाएगा या फिर वॉज आ जाएगा, मतलब वर्ब हमारी हमेशा सिंगुलर आएगी। अब जैसे मैंने बोला एदर ऑफ द बॉयज, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, सॉरी मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती जा रही है और पेपर में भी बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, पर आई होप कि मैं जितने भी कंसेप्ट बताती चलती होंगी आप उसे अपनी कॉपी में नोट करते होंगे। और ये एरर के ना मोस्टली आस्क्ड रूल्स हैं, मतलब जो ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो उसमें से 1 या 2 इन टॉपिक्स पे ज़रूर से ज़रूर होंगे। आइदर ऑफ द बॉयज़ फाउंड गिल्टी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा इज। ऐसे नाइदर से भी कर सकते थे। सो दिस वॉज आवर रूल नंबर 1। बाकी की क्लासेस में हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को रिकॉल करते रहेंगे। जय हिंद टू ऑल। सो फाइनली हम अपनी पेपर सॉल्विंग वाली, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं।